हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ मैजिशियन अंकिता। कैसे हैं आप सभी? पढ़ाई अच्छी चल रही है आप लोगों की? हमने सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर दिया है जो कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स है। ठीक है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के भी हम 2 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। ये हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देखिए, फिर आपको ये बहुत अच्छा समझ आएगा। ठीक है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप पहले, अगर आप डायरेक्टली ये ना देख के पहले इसी प्लेलिस्ट के फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देखिए, उसके बाद आप इस पर आइए। ठीक है, तो अब हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ने वाले हैं। लॉज मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं फॉर्मूला। ठीक है, लॉ क्या होता है? एक ऐसी चीज जो गवर्न करे किसी चीज को, है ना। जैसे लॉज बनाए, क्रिमिनल लॉज है, ये लॉज है, मैरिटल लॉज है, ये सारे। ठीक है, तो जो कुछ गवर्न करे किसी चीज को उसको बोलते हैं लॉ। ठीक है, तो वैसे ही एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में कुछ इस टाइप के अगर हमें एक्सप्रेशंस देखने को मिले तो हम किस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे उससे पता चलेगा, मतलब उसके लिए बनाए गए हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, देखिए सबसे पहले बहुत सिंपल है। आप अब इससे डरिए मत कि मैम ये ए कहीं ए है, ये बी है, ये एम एन, ये सब क्या क्या आ गया है। बहुत सिंपल सी चीज है, हमने इसको बस जनरलाइज कर दिया है। ठीक है, मतलब किसी पर्टिकुलर नंबर को 2 या 3 या 5 को बेस ना मान के हमने एक नंबर ए मान लिया है जिसको हम बेस ले रहे हैं, और पावर है एम, वो भी एक नंबर ही है। ठीक है, तो ए एम बी सी कुछ भी आ जाए, ये सब देख के आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, देखिए आपको समझ आएगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा। a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू n विल बिकम a रेज टू m प्लस n। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में तो हमने देख लिया कैसे लिखते हैं, अब इसको हम थोड़ा वर्ड्स के फॉर्म में मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, तो इट विल प्रोबेबली मेक इट इजियर। देखिए जब पावर्स, ये क्या है, देखिए यहाँ पावर्स अलग अलग है, करेक्ट, और बेसिस सेम है। तो मैं कहना चाह रही हूँ कि जब बेसिस सेम होंगे और पावर्स अलग होंगे और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा रहेगा तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ पावर्स को ऐड कर देना है। बेसिस सेम रहे, बेस सेम रहेगा, पावर्स दोनों ऐड हो जाएंगे। अब ये होता कैसे है, देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली समझाती हूँ, बहुत सिंपल है, बहुत इजीली आप समझेंगे। अगर मैं बोलूँ आपको 2 की पावर 3 को मल्टीप्लाई करो 2 की पावर 5, बहुत बड़ा हो जाएगा 2 की पावर 2 से। ठीक है, ठीक है, मैंने a को मान लिया 2, m को मान लिया 3 और n को मान लिया 2 अगेन। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूँ ये आप मल्टीप्लाई करो तो आप क्या करोगे? 2 की पावर 3 का क्या मतलब होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2, यही मतलब होता है, करेक्ट, सही लिखा है मैंने। 2 की पावर 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, ये चीजें मैंने फर्स्ट वीडियो में समझाई है, तो आप वो देखिए। अगर आपको ये समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज आप पहले वीडियो में जाइए। इंटू 2 की पावर 2 विल मीन्स 2 इंटू 2, करेक्ट। तो देखिए क्या आ जाएगा आंसर, 1 2 3 4 5। इसका मतलब क्या हो गया, इन शॉर्ट हम ये पूरा एक्सपैंड ना करके सिर्फ इतना कर सकते थे कि दोनों पावर्स को ऐड कर दिया हमने। ठीक है, तो मुझे लगता है ये बहुत सिंपल सी चीज आपको समझ आ गई होगी। कभी आप एग्जाम में लॉ भूल जाते हैं तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ये 2 नंबर ले लीजिए, ठीक है, बेसिस सेम है जिसके और पावर्स डिफरेंट है। बेसिस से पावर्स अगर कुछ सेम भी होते तो भी लॉ तो यही लगेगा कि पावर्स को ऐड करना होता है। ठीक है, तो बेसिस देखिए सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन। आपको 2 चीजें याद रखनी है, बेसिस सेम होना चाहिए और बीच में मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, तब क्या होता है, पावर्स ऐड हो जाते हैं। एक और एग्जांपल लेके देखते, देखिए अगर मैंने लिया 5 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 7, तो आपको इमीडिएटली डायरेक्ट आंसर लिख देना है कि क्योंकि बेसिस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि पावर्स ऐड हो जाते हैं। पावर्स ऐड कैसे होंगे? 5 की पावर में 5 प्लस 7 विच विल गिव मी 5 की पावर 12। ठीक है, तो ये एकदम वैलिड स्टेप है। आपको बिल्कुल भी ऐसे एग्जाम में इतना खोल के दिखाने की, ये पूरा एक्सपैंड करके फिर लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली पावर्स को ऐड करके लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप पहला लॉ एकदम क्लियर होगा, यही फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हो गया। अब हम आते हैं सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में। देखिए अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है जब बेसिस सेम हो, देखिए सेम यहाँ भी थे बेसिस, यहाँ भी बेसिस सेम है, एक चीज बदल गई, यहाँ मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ डिवीजन हो गया। अब क्योंकि यहाँ चेंज आया है, इसका मतलब इसमें भी फाइनल आंसर में भी चेंज आएगा, तो ये देखिए पावर्स ऐड होंगे, यहाँ पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब इसका लॉ भी बहुत सिंपल है, देखिए रूल लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए। मैं अगर आपसे बोलूँ 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, ऐसे लिख सकती हूँ ना, 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 ऐसे लिख सकते हो। अब देखिए क्या होगा इसमें, 2 की पावर 5 विल मीन 2 को मल्टीप्लाई करिए 5 बार, सॉरी 2 आएगा यहाँ, 2 को मल्टीप्लाई करिए 5 बार डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 विल मीन 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को मल्टीप्लाई करिए 3 बार। ठीक है,
अब मैंने इनको डिवाइड किया, अब देखिए होता क्या है, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये से ये वाला, ये से ये वाला, बचे कितने, 2 की पावर 2 बची, बचा। अब 2 की पावर 2 इसने पहले ही बता दिया था कि क्या होगा, इसने तो पहले ही बोल दिया कि जब बेसिस सेम हो और डिवीजन साइन हो तो आप पावर्स को माइनस कर दीजिए। तो देखिए 2 की पावर 5 में से 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड करेंगे तो 5 में से 3 जाके 2 बच जाएगा, है ना, है सिंपल ये भी। ठीक है, अभी जब हम और क्वेश्चंस करेंगे इन रूल्स पे, इन लॉज पे बेस्ड हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो आप बिल्कुल भी नहीं डरिए। ठीक है, अभी मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है और मुझे सारे लॉज इसी वीडियो में समझाने हैं, इसलिए मैं आपको एक या हार्डली 2 एग्जांपल्स दे पाऊंगी। ठीक है, बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत क्लियर होगा। वैसे आई डोंट थिंक इसमें कुछ ऐसा है जो नहीं समझ आया होगा। ठीक है, चलिए अब अगले लॉ में आते हैं। अगला लॉ क्या बोलता है, अगला लॉ बोलता है कि जब एक बेस है उसके ऊपर तो एक पावर थी ही, उसके पूरे के ऊपर भी एक और पावर लगी है। समझिए इसका क्या मतलब है, मैं आपसे बोलूं 2 की पावर 3 इस पूरे की पावर 2, इसका मतलब समझने की कोशिश करिए। इसका मतलब है कि 2 की पावर 3 तो ये होता है, करेक्ट। ये भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, ये वाला 2 जो आपको दिख रहा है भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। आप बस इतना देखिए 2 की पावर 3, तो हमने 2 की पावर 3 लिख दिया। अब इस पूरे की पावर 2 है तो अब पावर 2 कर दीजिए। अब इसका क्या मतलब है, जो चीज की पावर 2 है मतलब वो बेस 2 बार खुद से ही मल्टीप्लाई होगा। एम आई राइट, ये चीज की पावर 2 है तो ये पूरी चीज आपस में 2 बार मल्टीप्लाई होगी, करेक्ट। तो अब देखिए हम कर लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ये चीज एक बार, यही सेम चीज 2 इंटू 2 इंटू 2 दूसरी बार, है ना। अब देखिए गिनिए 1 2 3 4 5 6, देखिए हमारा फाइनल आंसर क्या है 2 की पावर 6, विच इज अल्टीमेटली व्हाट, पावर्स का प्रोडक्ट, है ना। इस स्टेप में यही तो बोल रहे हैं, जब भी एक पावर हो उसके ऊपर दूसरी पावर चढ़ी हो तो दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो एंड बेस विल रिमेन द सेम, करेक्ट। तो देखिए वही हुआ, 2 की पावर 3 की पावर 2 लिया हमने, ये बना, इसको जब हमने एक्सपैंड करा तो हमें एट द एंड क्या मिला 2 की पावर 6, जो कि कुछ नहीं है बट इसका पावर्स का प्रोडक्ट है और बेस तो सेम ही है। तो हम डायरेक्टली 2 की पावर 3 पूरे की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 raised to the power 6, where 6 is the product of both the powers. 3 into 2 will give me 6. ठीक है, तो मुझे आशा है कि थर्ड लॉ भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए फोर्थ लॉ में आ जाते हैं। देखिए ये बोल रहा है, अब आपको ना ये लैंग्वेज रीड करते आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, बेसिस सेम है, पावर्स अलग है और बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है तो पावर ऐड हो गए। यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिस सेम है, बीच में डिवीजन है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो गए। अगले वाले में क्या हो रहा था, एक बेस है उसके ऊपर पावर है और उस पूरे के ऊपर भी एक और पावर है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, तो आप इसको ऐसे वर्ड्स में बोलेंगे ना तो आपको बहुत इजीली समझ आएगा कि हो क्या रहा है। अब यहाँ पर सेम चीज वीडियो पॉज करके बोलने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर बेसिस अलग अलग हैं और पावर्स सेम है। आई रिपीट, यहाँ पर बेसिस अलग अलग दिख रहे हैं आपको, एक का बेस ए है एक का बेस बी है, बीच में मल्टीप्लीकेशन और पावर दोनों के सेम है। तो इससे देखिए आंसर क्या आया, a इंटू बी होल पावर n। इसका क्या मतलब हुआ कि जो अलग अलग बेसिस थे उनको तो आप प्रोडक्ट कर दो और उस पूरे की पावर में n चढ़ा दो, है ना। देखिए कैसे, इसका भी एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 2 की पावर 3 इंटू, अब मुझे देखिए बेस अलग अलग लेना है तो मैं यहाँ 3 की पावर 3 ले लूंगी। अब ये स्पेसिफिकली 3 क्यों लिया मैंने, मतलब ये वाला यही 3 क्यों लिया, क्योंकि हमें पावर्स को सेम रखना था। मैं यहाँ पे अगर पावर 4 कर दूँ तो ये लॉ नहीं लगेगा, है ना। तो इस लॉ को लगाने के लिए बेसिस अलग होने चाहिए और पावर्स सेम होने चाहिए। चलिए अब मैं इसको एक्सपैंड करती हूँ तो देखिए क्या मिलेगा मुझे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार, करेक्ट। 2 raised to the power 3 means 2 into 2 into 2. Similarly 3 raised to the power 3 means 3 into 3 into 3. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब एक बात बताइए, ये वाला 2 इंटू ये वाला 3 6 बना लेगा क्या, मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ, चलिए थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है। ये वाला 2 इंटू ये वाला 3 6 बना लेगा। सिमिलरली ये वाला 2 इंटू ये वाला 3 भी 6 बना लेगा और ये वाला 2 इंटू ये वाला 3 भी 6 बना लेगा। तो क्या मैं 6 इंटू 6 इंटू 6 को 6 की पावर 3 लिख सकती हूँ, यस। अब देखिए हुआ क्या, इसने बोला था आप अलग अलग जो बेसिस है उनका प्रोडक्ट कर दीजिए और पावर में जो कॉमन पावर थी वो पावर उसको भी दे दीजिए, यही बोल रहा है लॉ। तो देखिए वही हो रहा है आंसर हमारा, ये इन दोनों को मैंने प्रोडक्ट किया तो मुझे मिला 6 और जो कॉमन पावर थी वो इसकी भी पावर बन गई, है ना। तो ऐसे हम लॉज को वेरीफाई कर सकते हैं, ऐसे हम याद रख सकते हैं, कभी एग्जाम में भूल जाते हैं तो ऐसे एग्जांपल्स लीजिए सिंपल और आप देखिए कि प्रोडक्ट का क्या रिलेशन, सॉरी पावर्स का क्या रिलेशन आया या बेसिस में क्या डिफरेंट हो गया। यहाँ तक तो देखिए यहाँ पे किसमें चेंज आ रहा था,
पावर में चेंज आ रहा था, बेस सेम रह रहा था इन लॉज में, है ना। अब यहाँ ये वाले लॉज में देखिए बेस बदल गया है ना, ये वाला क्वेश्चन था, इसमें क्या हुआ, बेस बदल गया है और पावर सेम है, ठीक है। चलिए तो अगले लॉ में आते हैं। अगला लॉ बोल रहा है a की पावर n डिवाइडेड बाय b की पावर n। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, ये सेम चीज है, बस ऑपरेशन बदल गया, इधर इनटू था, इधर डिवाइड लग गया, करेक्ट। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा था, पूरे में प्रोडक्ट लग के पावर n हो जा रही थी, यहाँ पे पूरे में डिविजन लग के पावर n ही रहेगी, है ना। मतलब बेसिस विल गेट डिवाइडेड, पावर विल रिमेन द सेम। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा था, बेसिस वर मल्टीप्लाइड एंड पावर रिमेन द सेम, तो यहाँ पर पावर will remain the same and basis will get divided. Why? Because बीच में डिविजन का साइन है, ठीक है। चलिए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं आपको दे दूं 5 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 5, ठीक है। 5 की पावर 5, ये ऐसा इससे मैच हो रहा है, बेसिस अलग होने चाहिए, पावर सेम होने चाहिए। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स, डिवाइडेड बाय 7 रेज़्ड टू द पावर 5, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, क्या मैं ये 5/7 को एक एंटिटी, इसको भी एक एंटिटी, ये सबको ऐसे में मान सकती हूँ। मुझे कितने 5/7 मिल गए हैं, 5 बार 5/7 मिल रहे हैं, तो आई कैन राइट दिस एज 5/7 होल रेज़्ड टू द पावर 5। इज इट, समझ आया। मैंने क्या किया, ये जो मेरे डिफरेंट बेसिस थे उसको डिवाइड में रख दिया और पूरा जो पावर था वो कॉमन पावर बन गया। तो दिस फर्स्ट बेस डिवाइडेड बाय सेकेंड बेस एंड दिस होल पावर, ये कॉमन में आ जाएगा। यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, सिमिलरली यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 ही आएगा, ठीक है। चलिए लास्ट लॉ में आते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग और इजीएस्ट लॉ है, आप सबको बहुत पसंद आएगा। इसको बोलते हैं एनीथिंग रेज़्ड टू द पावर, एनीथिंग raised to power 0 is what, 1, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए मेरा बेस कुछ भी हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, 2 रेज़्ड टू द पावर 0 लिख दोगे तो भी आंसर 1 ही आना है। अगर मैं 2/3 होल रेज़्ड टू द, इसको होल रेज़्ड टू बोलते हैं, ठीक है, होल रेज़्ड टू द पावर 0 बोल दूं तो भी 1 ही आएगा। अगर मैं -2/5 रेज़्ड टू द पावर 0 बोल दूं तो भी ये 1 ही आएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है कोई भी नंबर हो, रैशनल नंबर आई थिंक आपने पढ़ लिया होगा, 7th का टॉपिक है ये तो, क्योंकि 7th में रैशनल नंबर होते हैं, है ना। तो ये जो भी बेस हो, बेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उस बेस के ऊपर पावर 0 है तो उसका आंसर 1 ही आना है, ठीक है, क्लियर है। तो वही मैंने लिखा है, एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 इज ऑलवेज 1, ठीक है। अब वो बेस कुछ भी हो सकता है, ऐसा फ्रैक्शन भी हो सकता है, ऐसा रैशनल नंबर भी हो सकता है और नॉर्मल नेचुरल होल नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आई थिंक मुझे और समझाने की जरूरत नहीं है, हम और जब क्वेश्चंस करेंगे तो बाकी के कॉन्सेप्ट्स भी आपके बहुत क्लियर हो जाएंगे। बाकी ये लॉज आपको माइंड पे रहने चाहिए, हमेशा टिप्स पर रहने चाहिए कि कब क्या हो रहा है, कहाँ पर पावर सेम है, कहाँ पर बेसिस सेम है, कब ऐड करते हैं पावर को, कब सब्ट्रैक्ट करते हैं पावर को, कब बेसिस का प्रोडक्ट हो जाता है, कब बेसिस का डिवीजन हो जाता है ना। तो ये सारे पावर्स आपको, ये सारे लॉज आपको याद रखने होंगे, जो हम आगे आने वाले क्वेश्चंस करेंगे, सॉल्व करेंगे यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, उसमें इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो बिफोर द फोर्थ लेक्चर जो मैं दूंगी जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके पहले प्लीज मेक श्योर कि आप ये वाले लॉज को थोड़ा मेमोराइज कर लें। भले ही इनको ऐसे एग्जाम्पल ले लेके आप अपनी मेमोरी में बिठाइए, पर ये थोड़ा मेमोराइज करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा और क्वेश्चंस करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अगर आपको पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।